जय हिंद मेरे साथियों, अंत्योदय एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, यहाँ पर हम टेस्ट क्रमांक 21 जो कि पेपर 2 के पार्ट बी का हमने लिया था, उसका विस्तृत विश्लेषण देखने जा रहे हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के शिक्षाप्रद वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल लगातार प्रयास कर रहा है। तो चलिए बिना विलंब किए हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक सूचना प्रदान करना चाहते हैं। सूचना यह है कि हमारी 3 मार्कर की पीडीएफ सीरीज रिलीज होनी चालू हो गई है। इसमें सबसे पहले हिस्ट्री की पीडीएफ आपको दी जाएगी। इन पीडीएफों में 1000 से अधिक प्रश्न होंगे। प्रत्येक पीडीएफ में अलग अलग 1000 प्रश्न होंगे। सभी विषयों की यह पीडीएफ निकाली जाएंगी। सबसे पहले इतिहास की पीडीएफ निकाली जा रही है, जिसका शुल्क 99 रुपये रखा गया है। अगली सूचना हमारी टेस्ट सीरीज को लेकर है। जैसा कि आप लोगों को पता है, टेस्ट सीरीज के 2 पैकेज चल रहे हैं, एक 1099, एक 399 वाला अभी स्टार्ट हुआ है। 399 वाले में पेपर, उसके आदर्श उत्तर और डिस्कशन प्रदान किया जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे 3 मार्कर प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न था पारिवारिक स्वास्थ्य। पारिवारिक स्वास्थ्य क्या होता है, इसकी परिभाषा हमको यहाँ पर देनी थी। व्यक्तिगत एवं पारिवारिक प्रयासों के द्वारा रोगों से संरक्षण तथा स्वास्थ्य को संवर्धित करने की क्रिया पारिवारिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आती है। पारिवारिक स्वास्थ्य का उद्देश्य परिवार के स्वास्थ्य में सुधार लाना एवं उपचार के स्थान पर बचाव पर ध्यान देना है। अर्थात हमको इलाज करवाने से बचना है और बीमारी होने से पहले ही उसका बचाव करना पारिवारिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। पारिवारिक स्वास्थ्य की कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे कि किशोर अपराध, प्रजनन स्वास्थ्य की समस्याएं, सुरक्षित मातृत्व आदि के मुद्दे पारिवारिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आते हैं। इस तरह हमारा पारिवारिक स्वास्थ्य समाप्त होता है। अगला प्रश्न था एंटीजन। एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन रक्त में पाए जाने वाले ऐसे प्रोटीन होते हैं जो बाहरी रोग कारकों से शरीर की रक्षा करते हैं। मानव शरीर में यह आरबीसी पर उपस्थित होते हैं। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एंटीजन ए, एंटीजन बी। एंटीजनों के कार्य रोगों से शरीर की रक्षा करना है और उनके संक्रमण से हमारे शरीर को बचाना है। यही एंटीजन का कार्य होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि था एएनएम। एएनएम यानी इसका फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स। एएनएम आपने देखा होगा, आपके गांव में, आपके शहर के मोहल्ले में आती हैं, जो कि अधिकतर टीकाकरण करने का कार्य करती हैं। वही एएनएम कहलाती हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक कार्यकर्ता है एएनएम। इसके कार्यों की यदि हम बात करें तो शिशु एवं गर्भवतियों का टीकाकरण करना एवं बाल स्वास्थ्य का निरीक्षण एवं देखभाल करना इसके कार्यों में आता है। और कार्य यदि आप लिखना चाहें तो आशा कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ समन्वय बिठाना और टीकाकरण कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को संपन्न करना। साथ ही में परिवार कल्याण कार्यक्रम की जानकारी देना, जागरूकता कार्यक्रमों का संचालित करना आदि एएनएम के अन्य कार्य होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि था पैरामेडिक्स। पैरामेडिक्स क्या होता है, ये हम यहाँ पर जान लेते हैं। अस्पताल में मौजूद समस्त कर्मचारी वर्ग जो कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से चिकित्सीय कार्यों में सहायता करते हैं, पैरामेडिक्स कहलाते हैं। इनको हिंदी में चिकित्सीय सहायक भी बोला जाता है। जैसे यदि उदाहरण की हम बात करें तो नर्सिंग स्टाफ, रेडियोग्राफर, डाइटिशियन, एक्सरे, लैब टेक्नीशियन, औषधि संयोजक, फार्मासिस्ट आदि पैरामेडिक्स के अंतर्गत आते हैं। इस तरह यदि आप इसको लिखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं। यदि आपको संख्या याद रह जाए, जैसे सीएचसी एवं पीएचसी में कितना पैरामेडिकल स्टाफ लगता है, 20 किस में लगता है, 7 किस में लगता है, इस तरह यदि आपको याद रहेगा तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि था टेलीमेडिसिन क्या होती है। टेलीमेडिसिन से आशय दूरस्थ मरीज का किसी दूरस्थ डॉक्टर के द्वारा इंटरनेट आदि तकनीकी के माध्यम से उपचार करना टेलीमेडिसिन के अंतर्गत आता है। इसमें माध्यम कुछ भी हो सकता है, जैसे सीधे कॉल के द्वारा कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कर सकते हैं, या एसएमएस मैसेज चैट के द्वारा भी यह किया जा सकता है। यह टेलीमेडिसिन कहलाता है। कुल मिलाकर किसी दूर जो डॉक्टर है उससे चिकित्सा के संबंध में जानकारियां प्राप्त करना, उससे चिकित्सीय परामर्श प्राप्त करना टेलीमेडिसिन के अंतर्गत आता है। इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ यह होगा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की सार्वभौमिक पहुंच हो जाएगी। मतलब जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी सभी स्थानों पर उपलब्धता हो जाएगी।
टेलीमेडिसिन डिजिटल इंडिया पहल के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हो रहा है वर्तमान समय में, ये आप इसमें लिख सकते थे। अगला छठवां प्रश्न जो कि किलकारी ऐप था, इसे देख लेते हैं। किलकारी ऐप को 2016 से प्रारंभ किया है। यह स्वास्थ्य एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल है जिसमें गर्भवती महिलाओं को पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान की जाती है। किलकारी ऐप से क्या होता है, किलकारी ऐप जब आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑडियो क्लिप्स एंड वीडियोस और बहुत सारे दिशा निर्देश दिए जाते हैं जो कि पोषण एवं स्वास्थ्य को संवर्धित करने के लिए उद्देश्य से लक्षित होते हैं। किलकारी ऐप में मोबाइल पर ही स्वास्थ्य समस्याओं से अवगत कराया जाता है। इस तरह किलकारी ऐप में आप लिख सकते थे। आगे चलते हैं, मोबाइल हेल्थ क्लिनिक। मोबाइल हेल्थ क्लिनिक क्या होते हैं, तो सुदूर क्षेत्रों में चिकित्सीय सेवा प्रदान करने हेतु एक चलित वाहन की सुविधा है, उसे ही मोबाइल हेल्थ क्लिनिक बोला जाता है। मोबाइल हेल्थ क्लिनिक में बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, जैसे दवा वितरण हेतु इसमें दवाओं का संयोजन होता है, चिकित्सीय देखभाल हेतु इसमें एक डॉक्टर होता है और कुछ पैरामेडिकल स्टाफ के मेंबर्स भी होते हैं। ये मोबाइल हेल्थ क्लिनिक के साथ ही चलते हैं। मोबाइल हेल्थ क्लिनिक के लाभ की यदि बात करें तो इससे क्या होगा, ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुलभता को सुनिश्चित किया जा सकेगा। जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं वहां पर भी स्वास्थ्य को आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। मोबाइल हेल्थ क्लिनिक से संबंधित एक योजना भी है, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, इसे भी आप यहाँ पर जरूर लिखें। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर जो कि 8वां प्रश्न है, शिक्षा। शिक्षा क्या होती है? देखिए, शिक्षा प्रश्न बहुत सारी जगह पूछा जा सकता है। सेकंड के सेकंड में भी पूछा जा सकता है क्योंकि डायरेक्ट शिक्षा से संबंधित टॉपिक है, और एथिक्स में भी शिक्षा पूछा जा सकता है। दोनों पेपरों में उत्तर लिखने का फॉर्मेट जो होगा वह अलग होगा। एथिक्स में यदि शिक्षा पूछा जाता है तो आप विवेकानंद जी के अनुसार, रविंद्रनाथ टैगोर जी के अनुसार, महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा लिखेंगे, और जबकि सेकंड के सेकंड में पूछा जाता है तो कुछ इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना पड़ेगा। जैसे, शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व, ज्ञान, अनुभव एवं जानकारी में निरंतर वृद्धि करती है। यह हमने शिक्षा की परिभाषा यहां पर दे दी है। शिक्षा के कार्यों की यदि हम बात करें तो मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षा बहुत से प्रकार की हो सकती है, जैसे प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा आदि। इस तरह आप शिक्षा को लिख सकते थे। आगे चलते हैं 9वें प्रश्न पर जो कि हमारा है, मध्य प्रदेश में जन्म दर क्या है? इस तरह के प्रश्न आए तो ज़्यादा होशियार बनने की इनमें ज़रूरत नहीं है। जो भी सीधा आंकड़े यदि आपको याद हो तो इनमें सीधे सीधे आंकड़े लिख दें, अन्यथा फालतू के तथ्य देने की कोशिश ना करें। ऐसे में चेक करने वाले पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले जन्म दर हम बता देंगे कि क्या होती है। एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर जन्मे बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। अब मध्य प्रदेश में जन्म दर 26.3 है। यह नीति आयोग के अनुसार है। जो भी स्रोत आपको यदि याद हो तो स्रोत जरूर लिखें कि किसने बताई है, इतनी है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर जो कि 10वां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसमें कुल सदस्य देश 164 हैं। वर्तमान में इसके महानिदेशक रॉबर्टो एजाबेडो हैं और इसके कार्य वैश्विक व्यापार को विनियमित करना व वैश्विक व्यापार संबंधी विवादों का निपटान करना है। यह विश्व व्यापार संगठन में आप लिख सकते थे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का यदि प्रश्न उठता है तो आप इसी फॉर्मेट में उसको लिखें। उसकी स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है, सदस्य, और यदि याद रहे तो वर्तमान महानिदेशक, और उसके कार्य, उद्देश्य, लक्ष्य याद, जिनमें से जो भी याद रहे वह यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर जो कि 11वां प्रश्न है, संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार ऐसा आहार जिसमें शरीर के विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं, संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार में प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण आदि भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो कि एक शरीर के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। संतुलित आहार लेने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि कर देते हैं, साथ ही शरीर के विकास को अबाधित रूप से संचालित रहने देते हैं। अर्थात संतुलित भोजन प्राप्त करने से शरीर में जो पोषण संबंधी आवश्यकताएं हैं वह समय के साथ पूरी होती जाती हैं। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर जो कि है दिव्यांगजन। दिव्यांगजन क्या होते हैं? आधिकारिक चिकित्सक द्वारा 40% या उससे अधिक शारीरिक अक्षमता होने की प्रमाणित स्थिति दिव्यांग कहलाती है। अर्थात कोई डॉक्टर है
जो कि सरकारी रूप से प्रमाणित है, अधिकृत है, वह यदि लिखकर दे दे कि आप 40% की स्थिति में शारीरिक रूप से अक्षम हैं, तो आप दिव्यांगजन की श्रेणी में आने लगेंगे। वर्तमान समय में दिव्यांगों की 21 श्रेणियां हैं। भारत में 2.1% दिव्यांगजन हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, जो कि विश्व में सबसे अधिक दिव्यांगजनों की संख्या है। दिव्यांगजनों से संबंधित कुछ योजनाएं भी हैं, जैसे सुगम्य भारत अभियान। सुगम्य भारत अभियान में जो बड़ी बड़ी सरकारी बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें व्हील चेयर चलाने के लिए स्थान बनाया जाना है। यह सुगम्य भारत अभियान है। और जो ब्रिज बनाए जाएंगे उन पर भी इस प्रकार की रेलिंग बनाई जाएगी। और मध्य प्रदेश में दिव्यांग पार्कों की स्थापना की जा रही है। यह भी दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु संचालित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो प्रतिरक्षण है। प्रतिरक्षण क्या होता है? प्रतिरक्षण वह प्रक्रिया है जो शरीर को रोगों से बचाने या रोगों से बचाने की क्षमता को विकसित करती है। यह प्रतिरक्षण कहलाती है। प्रतिरक्षण दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है सक्रिय प्रतिरक्षण, दूसरा होता है निष्क्रिय प्रतिरक्षण। सक्रिय प्रतिरक्षण में क्या होता है? सक्रिय प्रतिरक्षण में जो रोग कारक होता है उसको डायरेक्ट शरीर में इंजेक्ट कराया जाता है। और निष्क्रिय प्रतिरक्षण में जो भी रोग कारक होता है उसके बहुत ही कम मात्रा में जीवित, अर्थात कहें कि बहुत जिसका सर्वाइवल बहुत ही कम होगा उस रोग कारक का, उसके लगभग मृत शरीर को ही शरीर में इंजेक्ट कराया जाता है और उसके प्रति शरीर फिर प्रतिरक्षण तैयार कर लेता है। यह दो प्रकार से किया जा सकता है। प्रतिरक्षण, इसके उद्देश्य शरीर को लक्षित रोग के प्रति बचाव करना है, अर्थात कोई भी रोग जिसके रोग कारक हम शरीर में इंजेक्ट कर रहे हैं उस रोग से ही शरीर की रक्षा करना है। यह प्रतिरक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अब आगे चलते हैं, मिशन इंद्रधनुष देख लेते हैं। मिशन इंद्रधनुष क्या है यह हम पहले भी देख चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। मिशन इंद्रधनुष जानलेवा 7 बीमारियों के उन्मूलन हेतु एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम है, जिसे 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। इसमें जो 7 रोग शामिल हैं उन्हें यहाँ पर देख लेते हैं। डिप्थीरिया, पोलियो, टिटेनस, टीबी, हेपेटाइटिस बी, खसरा, काली खांसी, ये इसमें सम्मिलित रोग हैं। इसके बाद सघन मिशन इंद्रधनुष भी चालू किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि 2020 तक ही हम लगभग 90% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। मिशन इंद्रधनुष, इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम शामिल हैं, जैसे टीकाकरण करना, टीकाकरण के प्रति जागरूकता अभियान चलाना, टीकाकरण के प्रति स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना। इस तरह मिशन इंद्रधनुष में आप लिख सकते थे। अगला प्रश्न लाडो अभियान है। लाडो अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2013 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य बाल विवाह को रोकना था। यह अभियान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालकों के बाल विवाह संबंधी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात लाडो अभियान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को क्रियान्वित करता है जागरूकता के साथ। यह आप इसमें लिख सकते थे। इस तरह हमारे 3 मार्कर प्रश्न समाप्त होते हैं। अब चलते हैं 6 मार्कर प्रश्नों की ओर। 6 मार्कर में हमारा पहला प्रश्न था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन क्या होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को लिखने के लिए हम सबसे पहले इसके इंट्रो के फॉर्मेट में लिखेंगे। इंट्रो लिखेंगे, 12 अप्रैल 2005 को ग्रामीण स्वास्थ्य में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया था ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इसके उद्देश्य बाल एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, पोषण एवं स्वच्छता संबंधी जागरूकता को सुनिश्चित करना, संचारी एवं गैर संचारी रोगों की रोकथाम करना इसका उद्देश्य था। अब ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संबंध में कुछ प्रावधान भी किए गए हैं, आप उन्हें भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते थे, जैसे कि शिशु, गर्भवती एवं किशोरी महिलाओं की देखभाल, जनसंख्या स्थिरीकरण हेतु प्रयास करना एवं स्वास्थ्य जीवन शैली को प्रोत्साहन देना। साथ ही स्वास्थ्य जीवन शैली को प्रोत्साहन देने के साथ साथ आशा कार्यकर्ता जैसे ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मचारी की भी नियुक्ति करना इसके प्रावधानों के अंतर्गत था। इस तरह आप मेन बॉडी में ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को लिख सकते थे। आप यदि चाहें तो यहाँ पर नोडल मंत्रालय, नोडल एजेंसी, क्रियान्वयन, सीएससी पीएससी में क्या क्या सुविधाएं इसके अंतर्गत दी जाती हैं, क्या क्या कार्यक्रम इसमें चलाए जा रहे हैं, उनको भी लिख सकते हैं यदि समय बचे तो। इस तरह आप इसको लिखें और निष्कर्षतः इसमें लिख दें कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य को सुधारने हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसने वर्तमान समय में ग्रामीण स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर बनाया है। यह NRHM के अंतर्गत आप लिख सकते थे। इस प्रकार यह प्रश्न समाप्त होता है। अगला प्रश्न था, आयुष स्वास्थ्य का विस्तृत वर्णन कीजिए। आयुष स्वास्थ्य में आप लिख सकते थे कि आयुष
प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का एक समूह है जिसमें निम्नलिखित 5 चिकित्सा प्रणालियां शामिल हैं। कौन कौन सी हैं? आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। इस प्रकार ये 5 चिकित्सा प्रणालियां इसमें सम्मिलित की गई हैं। अब एक एक करके इनको डिफाइन कर देना है। जैसे आयुर्वेद में हम लिखेंगे जड़ी बूटियों के माध्यम से प्राकृतिक इलाज करना आयुर्वेद के अंतर्गत आता है। जैसे आपने देखा होगा रामायण महाभारत में जो वैद्य लोग होते थे, वो लोग करते थे, वह आयुर्वेद के अंतर्गत ही आता था। उसी का यहाँ पर विस्तार आयुर्वेद में लिया गया है। अगला है योगा। पीड़ित व्यक्ति को शारीरिक व्यायाम के माध्यम से स्वस्थ करना योगा के अंतर्गत आता है। साथ ही यूनानी में जो जड़ी बूटियों को द्रव रूप में परिवर्तित करके औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। साथ ही में सिद्धा बहुत ही ज़्यादा प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली है जिसमें मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति का उपचार करके उसे स्वस्थ किया जाता है। यह सिद्धा के अंतर्गत है। होम्योपैथी में क्या होता है? होम्योपैथी में भी रासायनिक दवाएं ही दी जाती हैं जड़ी बूटियों के परिवर्तन के पश्चात। यह होम्योपैथिक में आप लिख सकते थे। 2014 में आयुष चिकित्सा प्रणाली को विकसित करने के लिए आयुष मंत्रालय का गठन किया गया है। यह एक अतिरिक्त डाटा हमने यहाँ पर दे दिया। इस तरह आप इसे लिख सकते थे। अगले पृष्ठ पर चलते हैं जो कि है जन्म मृत्यु समंक क्या है, इसके अनुप्रयोग बताइए। जन्म मृत्यु समंक एक नमूना जननांकीय सर्वेक्षण है जो कि राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर जन्म दर, मृत्यु दर, प्रजनन दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, तलाक, विवाह जैसे आदि सूचकांकों का वार्षिक रूप से आकलन करता है। यह जन्म मृत्यु समंक कहलाता है। इसे जनगणना, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, आशा कार्यकर्ता के द्वारा किए गए सर्वेक्षणों आदि के द्वारा जो आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं उनसे तैयार किया जाता है। इसके अनुप्रयोग लिख देते हैं क्योंकि प्रश्न का दूसरा पार्ट था। इसके अनुप्रयोग बताइए। अनुप्रयोगों में सबसे पहला है कि सरकार जन्म एवं मृत्यु के आंकड़ों का संकलन करती है। दूसरा है स्वास्थ्य शिक्षा संबंधित जो आर्थिक नीतियां तैयार करनी हैं उनको तय करने के लिए यह आंकड़े कारगर साबित होते हैं। जनसंख्या में किस प्रकार की वृद्धि हो रही है, कमी किस प्रकार हो रही है, क्या कारण है, उस तरह के आंकड़े भी सरकार के पास प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र भी इन्हीं के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रमों का संचालन, साक्षरता, स्वास्थ्य आदि की देश में क्या स्थिति है यह जानने के लिए भी यह रिपोर्ट्स काम आती हैं। जन्म मृत्यु समंक को 1964-65 से स्टार्ट किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि कार्यक्रमों को सफल बनाया जा सके और उनके प्रारूप को सटीक रूप से तैयार किया जा सके। इस प्रकार जन्म मृत्यु समंक में आप लिख सकते थे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न था तीसरा प्रश्न कि संविधान में महिला सुरक्षा के उपाय बताइए। वह कौन कौन से प्रावधान हैं जो कि महिलाओं के सुरक्षा उपायों का वर्णन करते हैं। तो इसमें हमको अनुच्छेद लिखनी थी। भारतीय संविधान सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। इंट्रोडक्शन आप इस तरह से लिख सकते हैं। संविधान में महिलाओं के लिए निम्नलिखित सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं। अब यहाँ पर हम अनुच्छेद लिखना चालू करेंगे। अनुच्छेद 16 जो अवसर की समानता बताता है। महिला हो या पुरुष हो, किसी भी प्रकार लिंग, जाति, धर्म का हो, सबके लिए अवसर की समानता है। हालांकि कुछ इसमें बदलाव किए गए हैं जो कि महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों के लिए अलग हैं। अनुच्छेद 23 बलात्श्रम से उन्मूलन, बलात्श्रम नहीं किया जाएगा। 24 खानों एवं कारखानों में से कार्य सुरक्षा दी जाएगी। 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी महिलाओं को। 39D समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत प्रसूति सहायता प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक, पोषण एवं अन्य रूप में हो सकती है। अनुच्छेद 45 पोषाहार स्तर को बनाए रखने के लिए राज्य सहायता देगा, अर्थात पोषण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सहायता देगा। अनुच्छेद 51A इसका ई कहता है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाली सभी कुरीतियों एवं दुर्व्यवहारों का विरोध एवं निंदा की जाए, यह व्यक्तियों का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 243D पंचायतों में अध्यक्ष के पद पर 1/3 आरक्षण की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 243 का टी नगर पालिकाओं में अध्यक्ष के पद पर 1/3 आरक्षण की व्यवस्था करता है महिलाओं के लिए। यह अनुच्छेद आप यहां पर लिख सकते थे। इस प्रकार भारतीय संविधान में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु विभिन्न प्रयास किए गए हैं। इस तरह से आप इसको लिख सकते थे। आगे चलते हैं जो कि प्रश्न था राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की व्याख्या कीजिए। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे भारत में सबके लिए अच्छे स्वास्थ्य तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 लाई गई है। इसका उद्देश्य
सतत विकास लक्ष्य क्रमांक 3 के तहत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है। इसके लक्ष्यों की बात करें तो स्वास्थ्य नीति में बहुत सारे लक्ष्य दिए गए हैं, आपको मुख्य मुख्य जो भी याद रहें उनको आप यहां पर लिख दें। सटीक ही लिखें, गलत ना लिखें। 2025 तक IMR को 16 अंक तक लाना है। 2025 तक शिशु मृत्यु दर को 28 तक लाना है। 2025 तक ही कुल प्रजनन दर को 2.1% करना है। आयुष चिकित्सा प्रणाली को अधिक से अधिक वित्तीय सहायता देना है ताकि यह जन जन तक पहुंच सके। स्वास्थ्य के क्षेत्र में GDP को 1.5% से 2.5% तक के स्तर तक खर्च करना है। 2025 तक टीबी का उन्मूलन करना है और 27 तक मलेरिया का उन्मूलन करना है। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में लिखा गया है, तय किया गया है। भारतीय स्वास्थ्य नीति 2017 में टेलीमेडिसिन एवं इंटरनेट के माध्यम से उपचार देने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास भी किया गया है। इसमें टेलीमेडिसिन को भी प्रोत्साहन दिया है। अब आप टेलीमेडिसिन लिखें तो वहां पर यह पॉइंट भी ऐड कर दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाओं पर ज्यादा फोकस किया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न था सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के मुख्य प्रावधानों की चर्चा कीजिए। तो यहां पर चर्चा हम कर लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 नागरिकों को कंप्यूटर डेटा सुरक्षा एवं साइबर अपराधों से बचाने हेतु पारित किया गया एक महत्वपूर्ण विधान है। इसके प्रमुख प्रावधान, धारा 4 कहती है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख एवं दस्तावेज विधिवत रूप से मान्य होंगे। धारा 48 कहती है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत एक साइबर अपील अधिकरण की स्थापना की जाएगी जो कि साइबर अपराध से संबंधित मामलों की सुनवाई करेगा। धारा 17 नियंत्रक एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान करती है। यह नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। सेवा एवं शर्तें भी केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित होंगी। साथ ही में इस अधिनियम में कुछ अपराधों के लिए दंड भी निश्चित किया गया है। जैसे यदि आप किसी को आक्रामक संदेश भेजते हैं तो आपको 3 वर्ष का कारावास हो सकता है। कंप्यूटर डाटा से चोरी करने पर आपको 3 वर्ष का कारावास तो होगा ही, साथ ही में 1 लाख का जुर्माना भी लगेगा। यदि आप निजता का अतिक्रमण करते हैं तो 3 वर्ष का कारावास एवं 2 लाख रुपए का जुर्माना आपको हो सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि है संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान कौन कौन से किए गए हैं। संविधान में शिक्षा से संबंधित अनेकों बंद किए गए हैं जो कि निम्नलिखित है। ये 86वां संविधान संशोधन था जिसके अनुसार बहुत सारे शिक्षा संबंधी संशोधन किए गए थे। आप इसे वर्गीकृत करके भी लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं। अनुच्छेद 21 ए कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह उनका अधिकार है, इसी को शिक्षा का अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने की छूट होगी। वह उसका स्थापन स्वयं कर सकेंगे और उनका प्रशासन भी स्वयं ही चला सकेंगे। सरकार का कर्तव्य होगा कि वह इनको शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने हेतु आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराए। अनुच्छेद 45 कहता है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा राज्य प्रदान करेगा। यह राज्य का कर्तव्य है कि वह 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। वहीं अनुच्छेद 51 ए का के कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का माता पिता एवं अभिभावकों का कर्तव्य होगा। अर्थात जो भी पालक हैं वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करा सकें। अनुच्छेद 350 का ए कहता है कि जो भी भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनके लिए मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कराया जाएगा। मतलब राज्य यह कार्य करेगा कि उन भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जा सके। इस प्रकार अल्पसंख्यकों एवं बहुसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए संविधान ने राज्य के विभिन्न कर्तव्यों का निर्धारण किया है। इस तरह आप संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान लिख सकते थे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न था 2H जो कि था उपचारात्मक स्वास्थ्य एवं निरोधात्मक स्वास्थ्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें हमको उपचारात्मक स्वास्थ्य बता देना है और निरोधात्मक स्वास्थ्य बता देना है। ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं था ये। देखिए कैसे लिख सकते हैं। उपचारात्मक स्वास्थ्य ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं जो व्यक्ति के रोगग्रस्त होने के पश्चात उपलब्ध कराई जाती हैं उपचारात्मक स्वास्थ्य के अंतर्गत आती हैं। जैसे साधारण बुखार आने पर कोई पीड़ा हारक दवा देना उपचारात्मक स्वास्थ्य है। उपचारात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम बहुत सारे चल रहे हैं जैसे टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम आदि उपचारात्मक स्वास्थ्य के अंतर्गत आते हैं। निरोधात्मक स्वास्थ्य और देख लेते हैं। यह ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं जो रोग के पूर्व ही उसके निदान हेतु प्रदान की जाती हैं।
जैसे कि किसी रोग के प्रति टीकाकरण करना, यह हमने रोग होने से पहले ही उसका निरोध कर दिया। निरोधात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम भी कुछ कुछ हैं, जैसे मिशन इंद्रधनुष, यह टीकाकरण कार्यक्रम है जो कि निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान भी इस संबंध में एक कार्यक्रम है। इस तरह से आप उपचारात्मक एवं निरोधात्मक स्वास्थ्य पर टिप्पणियां लिख सकते थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि 2 का आई है, भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो ग्रामीण स्वास्थ्य की स्थिति बता देते हैं हम, सीधा पे लिख देते हैं पहले कि ग्रामीण प्रदेश में ग्रामीण स्वास्थ्य की स्थिति दयनीय है। ग्रामीण स्वास्थ्य संरचना कैसी है? जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, जिनमें आशा कार्यकर्ता कड़ी के रूप में कार्य करती है, जो कि गांव को इन समुदायों से जोड़ती है। इसके लक्ष्य देख लेते हैं, लक्ष्य नहीं, इसकी स्थिति देख लेते हैं कि किस स्थिति में यह कार्य करती है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। इसके आंकड़े हैं 66% ग्रामीण क्षेत्र में दवाओं की कमी है। साथ ही 2011 के ग्रामीण स्वास्थ्य आंकड़ों के अनुसार 88% विशेषज्ञ डॉक्टर ही नहीं हैं। साथ ही में 1000 व्यक्तियों पर केवल 3 चिकित्सक ही उपलब्ध हैं। यहाँ पर आधारभूत संरचना की कमी है ग्रामीण क्षेत्रों में, और ग्रामीण क्षेत्रों में 70% से अधिक पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्वास्थ्य की स्थिति कितनी दयनीय है। साथ ही में अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में खसरा, डेंगू, मलेरिया आदि जैसे संक्रामक रोग भयानक रूप से फैले हुए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ग्रामीण क्षेत्रों से संपर्क नहीं है। बहुत से दूरस्थ इलाके ऐसे हैं, जनजातीय क्षेत्र, जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े ही नहीं हैं। इस प्रकार आप इसमें इस स्थिति में लिख सकते थे। निष्कर्षतः लिख सकते हैं कि सरकार NRHM, आयुष्मान भारत, जननी एक्सप्रेस योजना आदि के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करने हेतु निरंतर प्रयास कर रही है। इस तरह से आप मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्वास्थ्य की स्थिति का वर्णन कर सकते थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। उपभोक्ता अधिकार अधिनियम में वर्णित उपभोक्ता अधिकारों का उल्लेख कीजिए। इसमें हम सबसे पहले इंट्रो लिखेंगे। भारत सरकार ने 1986 में उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए पारित किया है। इस अधिनियम में उपभोक्ताओं के लिए निम्न अधिकारों का वर्णन किया गया है। कुल मिलाकर 6 मुख्य अधिकार हैं जिनका हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। सबसे पहला है चयन का अधिकार। उपभोक्ता को वस्तुओं एवं सेवाओं का चयन अपनी मर्जी से करने का अधिकार होगा। दूसरा है सुरक्षा का अधिकार। स्वास्थ्य के प्रति सुरक्षित वस्तु एवं सेवा प्राप्त करने का अधिकार उपभोक्ता के पास होगा। साथ ही में सुनवाई का अधिकार। विभिन्न उपभोक्ता फोरमों की स्थापना की गई है, जो कि उपभोक्ता की गुणवत्ता से संबंधित जो भी शिकायतें होगी उनको सुनवाई करने के लिए स्थापित हैं। चौथा अधिकार है सूचना प्राप्त करने का अधिकार। उपभोक्ता वस्तु एवं सेवाओं की गुणवत्ता एवं शुद्धता की सूचना ले सकता है। उसको यह पूरा अधिकार है, जो वह सेवा एवं वस्तु प्राप्त करना चाहता है उसके संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करे। शिक्षा का अधिकार। यहाँ पर शिक्षा के अधिकार से आशय है उपभोक्ता को अपने माल की जानकारी को पूर्ण रूप से जानने का अधिकार है कि वह कहाँ से बना है, कब बना है, किस प्रकार से बना है, इसमें स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व मौजूद हैं या हानिकारक तत्व तो नहीं है। इस प्रकार की जानकारी शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत आती है। छठवां अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार से आशय है कि उपभोक्ता शोषण के विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगा। जिस प्रकार कोई व्यापारी वर्ग उपभोक्ता को गलत माल देता है, कम माल देता है या किसी भी प्रकार की गुणवत्ता से अपना हाथ सिकोड़ता है, तो वह उपभोक्ता फोरम में जाकर शिकायत कर सकता है। इस प्रकार उपभोक्ता अधिकार अधिनियम में उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन किया गया है। इस तरह हमारे यहाँ पर 6 मार्कर प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं 15 मार्कर प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है स्किल इंडिया प्रोग्राम के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए और इसकी विस्तार से चर्चा कीजिए। यहां पर हम इसमें इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखेंगे। किसी देश की जनसंख्या का कार्यशील होना तथा कौशल से सुसज्जित होना ही उस देश के लिए मानव पूंजी के रूप में कार्य करता है। अशिक्षित जनता को प्रशिक्षित करने के लिए जुलाई 2015 को भारत सरकार ने स्किल इंडिया अभियान प्रारंभ किया था। इसको 15 जुलाई 2015 को स्टार्ट किया गया था, जिसका नोडल मंत्रालय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय है। इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है। यह हमने इंट्रोडक्शन उसका दे दिया।
अब प्रश्न में पूछा गया था उद्देश्य, तो हम चलते हैं उद्देश्यों पर। उद्देश्य यह है कि युवाओं को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करके रोजगार के अवसर मुहैया कराना, साथ ही में युवाओं के कार्य क्षेत्र में अवसरों की वृद्धि करना, कौशल विकास के विभिन्न क्षेत्रों की खोज करना, वैकल्पिक रोजगार प्रदान करना एवं भारत में विभिन्न कौशल विकास केंद्रों की स्थापना करना, जैसे कि ITI, अन्य कौशल विकास केंद्र जैसे होते हैं पॉलिटेक्निक आदि की। कार्य सक्षम जनता में क्षमता निर्माण करना, मतलब जो भी कार्य करने में सक्षम हैं, क्योंकि हमारे यहाँ युवा वर्ग सबसे ज़्यादा है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और विनिर्माण के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना स्किल इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य है। स्किल इंडिया मिशन के कुछ सहायक कार्यक्रम भी हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति जो कि 2015 में तैयार की गई थी। श्रमेव जयते कार्यक्रम स्किल इंडिया मिशन को सहायता देते हैं। स्किल इंडिया मिशन का लक्ष्य भारत के 40.2 करोड़ युवाओं को विभिन्न कौशल के क्षेत्रों में 2022 तक प्रशिक्षित करना है और बहुत सारे रोजगार निर्मित करने हैं। स्किल इंडिया अभियान की उपलब्धियों की बात करें तो 2015-16 में लगभग 1.4 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित कराया गया था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम को तीव्रता स्किल इंडिया अभियान के तहत ही मिली है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कौशल भारत कुशल भारत का नारा दिया गया है, जिसका उद्देश्य भारत को विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। स्किल इंडिया अभियान के अंतर्गत ही कौशल भारत कुशल भारत का नारा भी दिया गया है। इस मिशन में प्रशिक्षण के उपरांत 5,000 से 1.5 लाख रुपए तक के ऋण भी प्रदान किए जा सकेंगे, जिससे कि स्वरोजगार की उपलब्धि हो सके। स्वरोजगार के लिए जो भी कोई कार्यक्रम चलाना चाहता है वह उसके स्थापित कर सके। स्किल इंडिया प्रोग्राम प्रशिक्षण के साथ साथ स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान कराता है। इस तरह आप स्किल इंडिया प्रोग्राम में लिख सकते थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि है भारत में विद्यमान स्वास्थ्य सेवा की संरचना के स्तर को बताइए। तो यहाँ पर हमको डायग्राम के साथ बताना है। जो डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस तरह हमको डायग्राम के द्वारा बताना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। भारत में जन जन तक स्वास्थ्य पहुँचाने के लिए एक जटिल स्वास्थ्य संरचना का गठन किया गया है, जिसमें प्रत्येक स्तर पर एक स्वास्थ्य समन्वयक निकाय अस्पताल के रूप में स्थापित किया गया है। यह हम इंट्रोडक्शन के रूप में लिख देंगे भारत की स्वास्थ्य सेवा संरचना की। अब हम यहाँ पर उसकी स्तर बता देंगे कि इन्हें विभिन्न स्तरों पर विभिन्न नामों द्वारा जाना जाता है। जैसे सबसे जिला स्तर पर जो होता है वह जिला अस्पताल, फिर उसके अधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कार्य करते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत 5 से 6 उप स्वास्थ्य केंद्र कार्य करते हैं। आगे चलते हैं, देख लेते हैं इनका क्रमवार रूप से वर्णन कि यह किस प्रकार कार्य करते हैं और क्या क्या इनमें सुविधाएं होती हैं। सबसे पहले देखते हैं जिला अस्पताल। जिला अस्पताल जिला स्तर पर सबसे बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान है, जो कि समस्त तकनीकी सुविधाओं से युक्त होता है। इसमें प्रत्येक रोग के विशेषज्ञ एवं पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता होती है। जिला अस्पताल के कार्य देखें तो यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण करता है और उनके कार्य करने हेतु निर्देश भी देता है। साथ ही जिले में जो गंभीर मरीज होते हैं उनके रेफरल जिला अस्पताल में ही किया जाता है, उनका उपचार यहीं पर किया जाता है। यह जिला अस्पताल में आप लिख सकते थे। अगले पॉइंट पर चलते हैं, जो कि हमारा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 80,000 की जनसंख्या से लेकर 1,20,000 की जनसंख्या पर स्थापित किए जाते हैं। इनमें कम से कम 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, जैसे स्त्री रोग विशेषज्ञ हो गए, बाल रोग विशेषज्ञ हो गए। इस प्रकार के कुछ स्पेशलिस्ट यहाँ पर बैठते हैं और साथ में एक पैरामेडिकल स्टाफ भी होता है। इनके कार्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की निगरानी एवं नियंत्रण करने का होता है। साथ ही यह विस्तृत स्तर पर दवा वितरण का कार्य भी करते हैं। यह हम लिख सकते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत। अब आगे चलते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देख लेते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भोरे समिति की अनुशंसा पर गठित किया गया था।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मैदानी क्षेत्रों में 30,000 की जनसंख्या पर एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 20,000 की जनसंख्या पर निर्मित किए जाते हैं। इनमें एक चिकित्सीय अधिकारी होता है एवं पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं। इनका कार्य क्या क्या है? प्राथमिक उपचार करना, टीकाकरण कार्यक्रमों का संचालन करना, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों का संचालन करना आदि इनके कार्यों के अंतर्गत आते हैं। यदि आपको 3 मार्कर में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूछे जाएं तो आप इनको यहीं से उठाकर पूरा का पूरा लिख सकते हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र की चर्चा अब हम करते हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण अंचलों के मैदानी क्षेत्रों में 5,000 लोगों पर और दुर्गम क्षेत्रों में यानी पहाड़ी क्षेत्रों में 3,000 लोगों की जनसंख्या पर स्थापित किए जाते हैं। इनका कार्य भी परिवार नियोजन के कार्यक्रमों का संचालन करना है एवं प्राथमिक उपचार करना है। इस तरह से आप इसे लिख सकते थे। हम यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं कि ग्रामीण स्तर पर भी आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करती हैं। इस प्रकार यह स्वास्थ्य संरचना जन जन तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने हेतु तैयार की गई है। इस प्रकार से हम इस 15 मार्कर का उत्तर लिख सकते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले 15 मार्कर, जो कि हमारा अंतिम 15 मार्कर क्वेश्चन था इस टेस्ट पेपर का। प्रश्न था, आयुष्मान भारत योजना के क्या क्या उद्देश्य हैं? आयुष्मान भारत योजना का विस्तार से वर्णन कीजिए। हम लिखते हैं इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के सिद्धांत पर आधारित यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य कवरेज योजना है। यह मोदी केयर के नाम से विख्यात है। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना। आम बजट 2018-19 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की गई थी, जिन्हें संयुक्त रूप से आयुष्मान भारत कहा गया है। ये 2 महत्वपूर्ण पहलें थीं। सबसे पहला, स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्रों की स्थापना की जाएगी। दूसरा था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना चलाई जाएगी। इन्हें ही संयुक्त रूप से आयुष्मान भारत योजना कहा जाता है। आयुष्मान भारत योजना के उद्देश्य क्या क्या हैं, यह देख लेते हैं। सबसे पहला है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना। दूसरा है प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करना है। अगला इसका उद्देश्य है ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली का विकास करना है जो कि जन केंद्रित हो, अर्थात जो लोगों के प्रति समर्पित हो, ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली का विकास करना है। स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों को समग्र रूप से निपटाना है। यह आयुष्मान भारत योजना के उद्देश्य के अंतर्गत आप लिख सकते थे। अब हम प्रश्न के अगले पार्ट की ओर चलते हैं, जो कि हमारा था इस योजना को विस्तार से बताना था। तो बहुत सारा विस्तार तो हम दे चुके हैं, अब आगे के और भी पॉइंट इसमें लिख देंगे। जैसे कि इसमें 2 पहले हैं तो हम उन 2 पहलों का विस्तार कर देंगे। आगे हम लिखेंगे आयुष्मान भारत योजना का नोडल मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, जिसमें राष्ट्रीय एवं राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसियां इसका संचालन एवं नियंत्रण कर रही हैं। अब हम सबसे पहले लिख देंगे स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्र को। इस योजना के अंतर्गत 1.5 यानी कि 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जो कि संक्रामक एवं गैर संक्रामक रोगों का रोकथाम करेंगे और सभी लोगों को निकटतम उपचार उपलब्ध कराएंगे। इनमें महिला एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी किया जाएगा। 1200 करोड़ रुपए का आवंटन स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्रों की स्थापना के लिए किया गया है। आगे देख लेते हैं अगली, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना है। उसमें क्या है, इसमें 10 करोड़ परिवारों के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाएगा। इनमें सभी तरह की बीमारियों को सम्मिलित किया गया है। इस बीमा का शुल्क केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत किसी भी शासकीय या निजी अस्पताल में कैशलेस इलाज करवाया जाएगा। जो भी अस्पताल इसमें वर्णित हैं, जो भी चुनिंदा अस्पताल हैं, उनमें जो इलाज करवाया जाएगा वह कैशलेस पद्धति से करवाया जाएगा। इस प्रकार आप इसको लिख सकते थे। निष्कर्षतः लिख सकते हैं कि इस प्रकार आयुष्मान भारत योजना सभी लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए संचालित की जा रही है, जो कि सतत विकास लक्ष्य क्रमांक 3 के सार्वभौमिक स्वास्थ्य उपलब्धि को पूरा करने हेतु प्रेरित है। यह आप इसमें लिख सकते थे। इस प्रकार हमारा यह टेस्ट डिस्कशन समाप्त होता है। आप सभी ने यह पूरा डिस्कशन देखा, बहुत कुछ सीखा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही कमेंट में हमें यह लिखकर जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Like a Hellcat.